हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तम पाठशाला के ऊपर। और स्कूल व्याख्याता भर्ती का फर्स्ट पेपर का एक और टॉपिक राजस्थान और मुगल, यानी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजा है, स्पेशल टॉपिक मेंशन करके दे रखा है, जिसके अंदर हमें मेवाड़ से महाराणा सांगा, प्रताप और राज सिंह को पढ़ना है। इसके अलावा जयपुर के शासक मानसिंह जी, बीकानेर के राय सिंह जी और मारवाड़ से आपके रावचंद्र सेन जी। ये छह ही महत्वपूर्ण राजा है। इन्हीं में से एक प्रश्न अगर इस टॉपिक में से बनेगा तो यहां से निकलेगा। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपने दिल्ली सल्तनत और उस समय सल्तनत काल के टाइम दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनके राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शासक थे, उनके साथ संबंध कैसे रहे, वहां पर भी अपनों ने सांगा को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेंशन करके दिया है, तो अपने यहाँ पर पूरे विस्तृत रूप से यहाँ से पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, राणा सांगा। देखिए, मेवाड़ के अंदर जब महाराणा सांगा शासक बने, वो टाइम था 1509 ईस्वी। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1509 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी। थोड़ा सा अगर अपने इनके ऊपर चर्चा करें, तो इनके पिताजी थे, वो कौन थे? रायमल जी। पिता थे इनके रायमल, माता रतन कुंवर, और दादाजी इनके कौन थे? आपके महाराणा कुंभा। तब क्या है, यहाँ पर सांगा शासक बने, उस समय क्या है, मेवाड़ एक प्रकार से शक्तिशाली क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। और जब राणा सांगा यहाँ पर शासक बने, उस समय तक क्या है, दिल्ली के अंदर सल्तनत काल चल रहा था। क्योंकि जब 1526 के अंदर यहाँ पर क्या है, बाबर आता है और मुगल सत्ता की स्थापना करता है। उससे पूर्व दिल्ली के अंदर शासक कौन था? लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोधी। थोड़ी सी इसकी एक और उपाधियों के ऊपर अपनी चर्चा कर लेते हैं। उपाधि थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, पूछ सकता है। इनको बोला जाता है हिंदू पथ शासक, हिंदू पथ। और सबसे महत्वपूर्ण है सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का भग्नावेश। और इन्हें ये उपाधि किसने दी है? आपके कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। और ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। इनके पूरे जीवन काल के अंदर क्या है, इनको लगभग 80 के आसपास घाव लगे थे, ये बताया जाता है। और जब ये छोटे थे, तब इनके जीवन का इनको पहला घाव इन्हीं के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें अपने मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ के एकमात्र शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। बाकी जितने भी मेवाड़ के शासक है, उनकी 8 खंभा छतरी होती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो हिंदूपथ और सैनिकों का क्या है? भग्नावेश। ये उपाधि किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान रख लेना। इनके टाइम दिल्ली के अंदर कौन शासक था? अभी दिल्ली के अंदर थे सल्तनत काल के टाइम इब्राहिम लोदी। इनके बारे में, महाराणा सांगा के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इनके जो युद्ध अभियान थे, वो ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से प्रश्न आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के ऊपर सत्ता पर बैठते हैं, तो वो आक्रमण करते हैं मेवाड़ के अंदर, क्योंकि मेवाड़ शक्तिशाली राज्य था और इसको क्या है, अधिकार इस पर वो करना चाहते थे। तो इनके खिलाफ 1517 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे अपने खानतोली का युद्ध बोलते हैं। खानतोली का युद्ध। एक तो आपको इसका सन ध्यान में रखना है, किसके साथ हुआ ये ध्यान में रखना है। 1517 खानतोली कहाँ पड़ता है? उस समय ये कोटा में पड़ता था। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी वर्सेस महाराणा सांगा, ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस युद्ध के अंदर आपके महाराणा सांगा क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवंश इस युद्ध के अंदर इन्हें एक हाथ व पैर खोना पड़ जाता है। एक हाथ व ये पैर क्या है, खो देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि दिल्ली के अंदर जो सुल्तान शासक है, वो भी मेवाड़ को क्या है, हरा नहीं पा रहे थे। और जब ये पहला युद्ध हार जाते हैं, फिर इब्राहिम लोदी एक बार फिर से 1518 ईस्वी के आसपास, लगभग एक साल बाद, पांडी नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है आपका धौलपुर के अंदर, यहाँ पर फिर से क्या है, महाराणा सांगा से भिड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इस युद्ध के अंदर एक प्रकार से जो दूसरी बार युद्ध हुआ था, उसके अंदर क्या है, ये इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आए थे, उनके सेनापति आए थे, मियाँ हुसैन व मियाँ माखन। लेकिन ये युद्ध भी कौन जीत जाता है?
आपके महाराणा सांगा। इसके बाद ये दो 1517 1518, ये आपको सन भी ध्यान में रखना है और क्रम भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला युद्ध इन्होंने कौन सा लड़ा है? खानतोली का युद्ध। उसके बाद 1518 ईस्वी में इन्होंने युद्ध लड़ा बांडे का युद्ध। इसके बाद अगला ये युद्ध लड़ेंगे इसके पूरे एक साल बाद 1519 ईस्वी में। कहां पर यह लड़ाई होती है? गागरोन में। गागरोन आप सभी जानते हो कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है, झालावाड़। और ये जो युद्ध होता है इसे एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं मेवाड़ मालवा का संघर्ष। ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। लेकिन ये जो खिलजी शासक है ये महमूद खिलजी सेकंड है, ध्यान रखना। इससे पहले 1437 ईस्वी के अंदर महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध महाराणा कुंभा ने युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध, जिसके जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से 1517 खानतोली, खानतोली ये जीतते हैं। उसके बाद 1518 वाला बांडी का युद्ध भी आपके महाराणा सांगा जीतते हैं। 1519 का गागरोन का जो युद्ध होता है वो भी क्या है? आपके महाराणा सांगा जीतते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1526 के आसपास क्या होता है? इब्राहिम लोदी को क्या है? आपके बाबर हरा देते हैं और दिल्ली यानी केंद्र के ऊपर क्या है? मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। अब जैसे ही वहां पर बाबर जीतता है तो निश्चित सी बात है भी, मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य है, यहाँ पर भी उन्हें क्या है? आक्रमण करना था। और जो बाबर की पुस्तकें वगैरह आप अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये बताया जाता है भी जो बाबर को भारत का जो न्योता है वो महाराणा सांगा ने दिया था। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और बहुत से हमारे इतिहासकार है वो इस बात को क्या है? नकारते भी हैं। तो इसके बाद जब बाबर शासक बनते हैं और दिल्ली के अंदर मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है तब इनके मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। कब? 1527 ईस्वी। ये दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। सबसे पहले बयाना नामक स्थान पर इनके बीच में लड़ाई होती है। बयाना आप सभी जानते हो, बयाना भरतपुर। ठीक है। ये जो युद्ध लड़ा जाता है ये लड़ा जाता है सांगा और दूसरी तरफ कौन थे? आपके बाबर। वैसे बाबर की तरफ से इनका एक सेनापति हुआ करता था मेहंदी ख्वाजा नाम का, ठीक है, जिसने क्या है? ये जो बयाना का दुर्ग है उसके ऊपर अधिकार कर रखा था। लेकिन जब महाराणा सांगा यहाँ पर क्या लड़ाई करने जाते हैं तो बयाना को क्या कर लेते हैं? वो विजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? बाबर को हरा देते हैं मेहंदी ख्वाजा। हो सकता है थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये जो युद्ध लड़ा जाता है इसकी दिनांक भी आपको ध्यान में रखनी है, 16 फरवरी 1527 ईस्वी। लेकिन जैसे ये युद्ध क्या है? बाबर की सेना हार जाती है तो बाबर को भी पता था यहां पर क्या इस प्रकार से अगर मेवाड़ के अंदर महाराणा सांगा को नहीं हराया जाएगा तो धीरे धीरे क्या है? महाराणा सांगा का वर्चस्व और भी बढ़ेगा और आने वाले समय के अंदर क्या है? ये दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे। और जैसे ही इन्होंने क्या है? बयाना युद्ध के अंदर बाबर को हराया। जैसे अपने इससे पहले भी अगर अपने बात देखें पृथ्वीराज चौहान के टाइम मोहम्मद गोरी को वो क्या है? पहले युद्ध के अंदर छोड़ देते हैं। और यही गलती यहाँ पर किसने की थी? महाराणा सांगा ने। इन्होंने क्या है? बाबर की सेना का पीछा नहीं किया। उसी समय अगर ये अपने पूरे होश जोश के साथ आक्रमण और करते तो बाबर को निश्चित तौर पर हरा देते। लेकिन उन्होंने क्या है? बाबर की सेना को थोड़ा सा क्या समय समय दे दिया था हमारे इतिहासकारों के अनुसार। इस कारण से क्या है? एक बार फिर से खानवा नामक स्थान पर, खानवा नामक स्थान जो कि पड़ता है आपकी रूपवास तहसील, ये भी भरतपुर के अंदर पड़ता है भरतपुर। फिर से युद्ध होता है किस किस के मध्य? सांगा वर्सेस आपके बाबर के मध्य। इस युद्ध की दिनांक भी आपको ध्यान में रखनी है, कब लड़ा जाएगा? 17 मार्च 1527। हालांकि जो वीर विनोद पुस्तक है आपके श्यामल दास की उसमें इन्होंने इस युद्ध की जो दिनांक है वो 16 मार्च बताई है। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना ये दोनों दिनांक महत्वपूर्ण है, आरपीएससी पूछ सकती है। बयाना की 16 फरवरी 1527 और खानवा जो युद्ध लड़ा जाता है 15 मार्च, ये 17 मार्च 1527 को। दोबारा जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो इस युद्ध के अंदर आपके जो महाराणा सांगा है ये पाती पर्वन, ये पाती पर्वन क्या है? पाती पर्वन का मतलब होता है एक प्रकार से पत्र लिखकर अन्य जो राजा विशेष हैं
ठीक है, उनको पत्र लिखकर क्या है सहायता मांगी जाती है। और लगभग एक प्रकार से ये मान सकते हो ये अंतिम युद्ध था जहां पर इतने सारे सभी राजा है वो क्या है इस युद्ध के अंदर शामिल हुए थे। जैसे मैं मारवाड़ से बात करूं तो उस समय राव गंगा शासक थे, तो उन्होंने इस युद्ध के अंदर अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। बीकानेर के अंदर शासक थे राव जेत सिंह, उन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को इस युद्ध के अंदर भेजा था। ठीक है। और बाबर की तरफ से मैं बात करूं तो बाबर जो था इसके पास क्या थी, एक तुलुगुमा युद्ध पद्धति, यानी लड़ाई करने की एक नई पद्धति का इन्होंने क्या है इजाद कर रखा था। और इनके पास क्या है तोप खाने थे उस समय, जिस कारण से क्या हुआ, जिस इस दोबारा जब ये युद्ध लड़ा जाता है इस युद्ध के अंदर क्या है आपके महाराणा सांगा की हार हो जाती है और बाबर क्या है इस युद्ध को विजित करते हैं। कारण, दो कारण ध्यान में रखना है। एक तो क्या है, जब बाबर को यह पता चल गया भी हमारी पहला युद्ध अपने हार चुके हैं और हमारी सेना का क्या है मनोबल टूट चुका है, तो इस वजह से बाबर क्या करते हैं अपनी सेना के अंदर विश्वास कायम करने के लिए एक तो जितने भी ये मुगल व्यापारी हुआ करते थे उनसे क्या है तमगा कर जो है वो हटा देते हैं, थोड़ा सा विश्वास अर्जित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या है जिहाद का नारा दिया था, यानी एक प्रकार से धर्म का युद्ध बना दिया था जिस वजह से। और दूसरा इनकी तुलुगामा युद्ध पद्धति, तुलुगामा युद्ध पद्धति और तोप खाना, इनके जो मशहूर तोपची हुआ करते थे कौन थे, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा अली, मुस्तफ़ा अली। इन्हीं की वजह से क्या है ये तुलुगामा युद्ध पद्धति एक प्रकार से इस प्रकार से मान सकते हो आप, जैसे यहाँ पर ये सामने वाली सेना है तो एक तो इनके सामने वाली सेना, फिर इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने क्या है तोपें स्थापित कर दी थी, यानी तोप से आक्रमण चल रहा था। हालांकि राजपूतों के पास सांगा के पास भी एक बड़ी सेना थी, इनकी सहायता करने के लिए आसपास से जैसे ये चंदेरी से आपका मेदिनी राय आया हुआ था, ठीक है, और अशोक जगनेर से आपका अशोक परमार आया हुआ था, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन इसके बावजूद क्या है इनकी कुशल युद्ध पद्धति के कारण ये युद्ध क्या है हार जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, खानवा का युद्ध कौन जीत जाते हैं आपके बाबर। और इस युद्ध के अंदर होता क्या है भी मेन जो अपने सर्वे सर्वा कौन थे आपके महाराणा सांगा थे। इस युद्ध के अंदर भी क्या है महाराणा सांगा क्या है एक बार घायल हो जाती है, जिस वजह से क्या है घायल सांगा को युद्ध मैदान से बाहर ले जाया जाता है। ठीक है। और इनका जो स्थान जो है वो कौन ग्रहण करता है, झाला अज्जा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, झाला अज्जा इनकी गैर मौजूदगी में क्या है राजसिंह ने धारण करता है। लेकिन फिर भी क्या है ये युद्ध क्या है बाबर जीत जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा और मैं बात करूं तो राणा सांगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जैसे इनकी जो छतरी बनी हुई है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इनको जहर कहाँ पर दिया गया था, तो इनको जो जहर दिया गया था वो इरीज नामक स्थान पर दिया गया था। हालांकि इनकी मृत्यु कहाँ होती है कालपी में, कहाँ पड़ता है यूपी के अंदर, और इरीज पड़ता है आपका एमपी के अंदर। क्योंकि जब ये घायल अवस्था में थे तो इनके जो भी सरदार थे इनको युद्ध स्थल से बाहर लेकर चले गए थे। और जैसे ये थोड़े से क्या है स्वस्थ हुए तो इन्होंने वापस से युद्ध लड़ने का क्या है प्रयास किया था, जिस वजह से ये जो मेवाड़ी सरदार थे इन्होंने से सोचा भी ये अपने को क्या है मरवा देंगे। इसलिए बताया जाता है इनके साथ जो ये जो सैनिक थे उन्होंने इनको क्या है इरीज नामक स्थान पर जहर दे दिया। और ये जो आपका कालपी यूपी है यहाँ पर इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों स्थान थोड़े से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। और बसवा कहाँ पड़ता है ये स्थान, दौसा के अंदर, जहां पर इनका इलाज भी किया गया था थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर क्या है आपके महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और इनकी अगर छतरी आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना मांडलगढ़ के अंदर है। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है भीलवाड़ा में, यहाँ पर आपके महाराणा सांगा की 8 खंबा की छतरी है। तो ये सभी जो बातें हैं आपके महाराणा सांगा से संबंधित है, महत्वपूर्ण ध्यान रख लेना। और विशेष रूप से मैं बात करूं तो आपको केवल और केवल क्या करना है महाराणा सांगा के जो युद्ध अभियान है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो हमारे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है आपके महाराणा प्रताप। चलिए, जहां से प्रश्न बन सकता है उन्हीं मेन बिंदुओं पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले हैं हमारे महाराणा प्रताप। ये जब मेवाड़ के शासक बने कब बने भी 1572 से लेकर 1570
ईस्वी तक, इस टाइम पीरियड तक मेवाड़ प्रशासन किसने किया था? आपके महाराणा प्रताप ने। अब महाराणा प्रताप से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं हमें ध्यान में रखनी होगी। जैसे इनका जन्म कब हुआ, विशेष तौर पर जन्म इनका आपको ध्यान में रखना होगा। इनका जन्म जो है कब होता है? 9 मई 1540 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कहाँ होता है? तो ये भी ध्यान में रख लेना, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। कौन सा दुर्ग? कटारगढ़, जिसे अपने मेवाड़ की आंख के नाम से भी जानते हैं। इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक बादल महल, जिसे अपने जूना कचहरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर क्या है? इनका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जन्म दिनांक आपको ध्यान में रखनी है 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और अगर आप याद रखना चाहो तो इनकी जो मृत्यु की दिनांक है वो भी साथ में याद रख लेना। कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी। कहाँ पर? चावंड नामक स्थान पर। ये लीजिए, साथ में लिखा दी आपको। दोनों ही बातें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। पिता कौन से आप जानते हो? इनसे पहले इनके पिता कौन थे? आपके उदय सिंह जी। अब मैं थोड़ी सी बात करूं, जब उदय सिंह जी यहाँ पर क्या है, मेवाड़ के ये शासक, ये राजा हुआ करते थे, उस समय अकबर ने आक्रमण किया था 1567 ईस्वी के आसपास, ठीक है। उसमें उदय सिंह जी ने क्या किया था? वो स्वयं तो गोगुंदा की तरफ चले गए थे और यहाँ पर उन्होंने जो कार्यभार वो सौंपा था जयमल और फत्ता सिसोदिया को। हालांकि इस युद्ध के अंदर अकबर क्या है, जीत जाते हैं और मेवाड़ थोड़ा सा क्या है, एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप यहाँ पर शासक बनते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उदय सिंह जी जब थोड़ा सा प्रभाव के अंदर आते हैं तो वो अपने क्या है, अपने पुत्र जगमाल को यहाँ का शासक बना देते हैं। लेकिन जो मेवाड़ी सरदार थे वो इस बात से नाराज थे, क्योंकि जो योग्य पुत्र था अगला शासक बनने का वो कौन थे? आपके महाराणा प्रताप। लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने क्या किया? उनको स्वीकार नहीं किया और ये जो आपके जगमाल थे उनको क्या है, मेवाड़ से बाहर निकालने का काम किया। और जब आपके जगमाल चले जाते अकबर के पास, और अकबर उन्हें क्या है, जहाजपुर नामक जागीर प्रदान कर देता है। धीरे धीरे ये जो आपके जगमाल थे वो क्या है, अकबर की एक प्रकार से सेना में शामिल हो गए थे और उनको क्या है, सिरोही का क्षेत्र एक प्रकार से दे दिया गया था, जिससे सिरोही के सुल्तान देवड़ा, हालांकि उनके साथ इनके वैवाहिक संबंध विस्थापित थे, उनके साथ क्या है, दतानी नामक स्थान पर लड़ाई हो जाती है और वहां पर क्या है, आपके जगमाल मारे जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं, जो आपके महाराणा प्रताप हैं वो शासक बनते हैं 1572 ईस्वी के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पर इनके पिता उदय सिंह जी की मृत्यु होती है तो इनको क्या है, शासक बनाया जाता है। और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इनका जो पहली बार जो राज्याभिषेक होता है, पहली बार ये जब शासक बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? गोगुंदा नामक स्थान पर। गोगुंदा नामक स्थान, महादेव की बावड़ी पर क्या है, इनका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 28 फरवरी 1572। यहाँ पर जब इनका राज्याभिषेक किया जाता है तब इनको जो तलवार बंदाई का काम करता है, यानी इनकी कमर पर तलवार बांधी जाती है। भी अब से क्या है, मेवाड़ के जो राजा है वो महाराणा प्रताप होंगे। ये काम किया जाता है आपके कृष्णदास के द्वारा, यानी राज्याभिषेक के टाइम इनको तलवार कौन बांधता है? कृष्णदास। जुड़ावत थे, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा इसमें ग्वालियर के आपके राम सिंह तंवर भी मौजूद थे, तलवार। ग्वालियर से कौन थे यहाँ पर? राम सिंह तंवर। ग्वालियर आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। राम सिंह तंवर, ठीक है। हालांकि ये जो पहली बार इनका राज्याभिषेक किया जाता है ये गोगुंदा नामक स्थान पर किया जाता है, जहां पर क्या है, उदय सिंह की मृत्यु होती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनका क्या है, विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक किया जाता है वो किया जाता है कुंभलगढ़ नामक स्थान पर। कुंभलगढ़ नामक स्थान, यानी एक प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एक कई दो बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि
ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो कौन थे आपके महाराणा प्रताप। पहली बार कहाँ पर किया गया? गोगुंदा के अंदर, और दूसरी बार विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। और जब इनका दूसरी बार विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक किया जाता है, तो यहाँ पर इस टाइम मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी क्या है, मौजूद हुआ करते। मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी क्या थे, मौजूद थे। और मारवाड़ के रावचंद्र सेन, इनको अपने अलग से भी पढ़ेंगे, जिनके बारे में क्या बोला जाता है, प्रताप के अग्रगामी या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। यानी इनके भी जो गुण क्या थे, एक प्रकार से प्रताप के समान ही थे। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ क्या है, अधीनता न स्वीकार करके संघर्ष का काम किया था, उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर जो प्रताप के पथ प्रदर्शक का काम किया था, वो किसने किया था? रावचंद्र सेन जी ने। उन्होंने भी क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और हमेशा ही क्या है, अपने पूरे जीवन काल के अंदर क्या है, संघर्ष का काम किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रताप का अग्रगामी या फिर प्रताप का पथ प्रदर्शक। अब तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जैसे ही आपके महाराणा प्रताप शासक बन जाते हैं, तो मेवाड़ थोड़ा सा क्या है, अस्त व्यस्त था। तो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी स्थिति को संभाला, और धीरे धीरे अपनी जो सैन्य व्यवस्था है उसको एकजुट करने का काम किया। अब यहाँ पर मेवाड़ के अंदर क्या था, उस समय भील जनजाति हुआ करती थी, वो सर्वाधिक मात्रा में हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने क्या है, जो भील जनजाति है उसको सर्वाधिक एकजुट करने का काम किया, और अपनी सेना के अंदर जो बड़े बड़े उच्च स्थान हुआ करते थे, सैन्य व्यवस्था के अंदर उच्च स्थानों पर क्या है, भीलों को नियुक्त किया था। इस प्रकार से उन्होंने जो मुगलों के अधीन जो इलाके थे, उनको क्या है, एक प्रकार से अधिकार करना क्या है, प्रारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे ये स्थिति पता चली आपके अकबर को, उसको कहाँ मंजूर था, क्योंकि अलग अलग आप सभी जानते हो, जैसे आपका ये आमेर वाली साइड होगी, बीकानेर हो गया, इन सब ने क्या कर लिया था, जैसे ही अकबर ने ये नागौर वाला दरबार लगाया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने क्या किया था, अधीनता स्वीकार न करके उनके खिलाफ संघर्ष यानी कि अपनी लड़ाई को जारी रखा था। इस वजह से क्या है, अकबर भी जानता था जो मेवाड़ के पास एक बड़ी सेना है और महाराणा प्रताप एक प्रतापी शासक है, वो हो सकता है लड़ाई करने के बजाय उनसे बातचीत करके क्या है, अपनी जो समस्या का क्या है, हल किया जाए। इस वजह से अकबर पहले 3 से 4 बार क्या है, इनको समझाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है, जिसे अपने शिष्टमंडल के नाम से जानते हैं। चलिए भी, अकबर वर्सेस प्रताप, यानी अकबर क्या करता है, प्रताप को समझाने के लिए अपने शिष्टमंडल प्रताप के पास भेजता है। शिष्टमंडल, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लेना, जैसे एक ट्रिक फॉर्म है जमा भट्टो, मैंने तो इसी क्रम में इसको याद रखा है। इसका मतलब है सबसे पहले ये 4 शिष्टमंडल, 4 अपने प्रतिनिधियों को क्या है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजता है। सबसे पहले 1572 ईस्वी के अंदर ये भेजता है अपने नवरत्नों में से एक जलाल खां कोरची को। लेकिन बात क्या है, बनती नहीं है। जो महाराणा प्रताप है अपनी बात पर क्या है, अड़िग रहते हैं। ठीक है, दूसरी बार इनको भेजता है कब, जलाल खां। चलिए अगले प्रश्न पर कर लेते हैं। क्या याद रखना है आपको, अकबर के जो शिष्टमंडल है, जमा भट्टो, सबसे पहले भेजेगा जलाल खां कोरची। कब भेजता है, 1572 ईस्वी के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रतिनिधि के रूप में भेजता ही ये मानसिंह को। ठीक है, आप जानते हो आमेर के शासक थे ये मानसिंह जी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक समय तक क्या है, आपके अकबर की क्या है, सेवा करने का काम किया था। तो इनको भेजता है जलाल खां कोरची को सबसे पहले 1572 के अंदर। फिर जून 1573 के आसपास दूसरे शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजता है, मान सिंह जी को। इनका क्रम भी पूछ सकता है, ध्यान में रख लेना। पहले नंबर पर कौन आया, जलाल खां कोरची। अकबर आपके महाराणा प्रताप ने जो अधीनता स्वीकार नहीं की, दूसरी बार इनको समझाने के लिए आते हैं मान सिंह जी। ठीक है, इनकी भी बात क्या है, स्वीकार नहीं की जाती है। फिर तीसरी बार आते हैं भगवंत दास, ये भी 1573 अक्टूबर नवंबर के आसपास। इनकी बात की भी क्या है, आपके महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अपने अंतिम शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजते हैं, चौथे नंबर पर टोडरमल जी को।
ये भी क्या है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दिसंबर 1573 ईस्वी। ठीक है, कब आए थे? दिसंबर 1573 ईस्वी। ये जो टोडरमल जी हुआ करते थे उस समय क्या है, अकबर के दरबार में, एक तो इनके नवरत्नों में शामिल थे, दूसरा ये जो भूमि बंदोबस्त वाला ये जो कार्यभार था ये किनके पास था? इन्हीं के पास था। थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार से ये जब चारों शिष्टमंडल आ जाते हैं और आपके महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तब अकबर के पास क्या था? भी अब युद्ध करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इसी कारणवश क्या होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य सबसे पहला युद्ध लड़ा जाता है। कब? 1576 ईस्वी में। कहाँ पर? हल्दी घाटी नामक स्थान पर। ये लीजिए, हल्दी घाटी के अंदर। कहाँ पड़ता है हल्दी घाटी? राजसमंद के अंदर। कब लड़ा जाएगा? अभी 18 जून 1576। ये आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, आप सभी को ध्यान में होगा 18 जून 1576। लेकिन एक दिनांक और आती है, ध्यान में रख लेना, 21 जून। लेकिन 21 जून वाली ये जो दिनांक है वो कौन मानते हैं? हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हमारी जो आरबीएसई 10वीं की किताबें हैं, आरबीएसई बोर्ड के अनुसार ये दिनांक कब है? हालांकि महत्वपूर्ण यही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगर 21 जून एग्जाम के अंदर देगा, ठीक है, तब क्या है वो आपको मेंशन करके देखा 21 जून, या फिर ऐसे पूछ सकता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 18 जून को लड़ा गया या फिर 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया? तो ये डेट किसके अनुसार है? आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। ठीक है, ये जो युद्ध लड़ा जाता है इस स्थान को किस नाम से अपने जानते हैं? रक्त तलाई, या फिर मेवाड़ की थर्मोपोली। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही भीषण युद्ध होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध के अंदर आपके जो महाराणा प्रताप हैं, एक प्रकार से उनकी जीत होती है। कुछ इतिहासकार इसको अनिर्णायक युद्ध मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसको क्या है, ये मानते हैं भी ये जो युद्ध है वो अकबर ने जीत लिया था। हालांकि हमारे जो राजस्थान की सरकार है, ठीक है, उन्होंने स्वयं ने यह दावा किया है भी ये जो युद्ध है वो किसने जीता था? आपके महाराणा प्रताप ने जीता था। और वो जो उदयपुर के अंदर विश्वविद्यालय है, एक मीरा महाविद्यालय है, वहाँ के प्रोफेसर है चंद्रशेखर जी, उन्होंने कुछ अपने दस्तावेज पेश किए थे जहां पर उन्होंने बताया था कि हल्दी घाटी के युद्ध के एक साल बाद तक क्या है, यहाँ पर मेवाड़ के अंदर जितने भी गांवों के अंदर जो पट्टे या तम्र पत्र वगैरह छपे थे उनके ऊपर महाराणा प्रताप का नाम था। और यदि प्रताप का नाम था, राजा का नाम था, तो इसका मतलब मेवाड़ का राजा कौन था, शासक कौन था? आपके महाराणा प्रताप ही थे। यानी उन्होंने क्या है, एक प्रकार से इस युद्ध को विजित करने का काम किया था। और ये बात हमारी राजस्थान सरकार स्वयं भी स्वीकार करती है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या है, अकबर की जीत बताया था। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। अब यहाँ पर क्या है, जो उस समय हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने क्या है, इस युद्ध को अलग अलग नामों से पुकारा है, जिनके बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? बस कुछ नहीं, नाम है ध्यान में रखने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उन्होंने इस युद्ध को क्या बोला है? इन्होंने संज्ञा दी है मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली। ठीक है, इसी प्रकार से अबुल फजल, अबुल फजल नामक जो फारसी इतिहासकार है, इन्होंने बताया है इस युद्ध को क्या नाम दिया है? खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। और अब्दुल बदायूर बदायूनी कादिर बदायूनी, सीधा बदायूनी नाम याद रख लेना। वैसे पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। इनके अनुसार इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। हालांकि जो आपके कर्नल जेम्स टोड ने, इन्होंने इस युद्ध को थर्मोपली के नाम से पुकारा है, मेवाड़ की थर्मोपली। थर्मोपली एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पड़ती है? आपके यूनान की तरफ पड़ती है, जहाँ पर आपके एक फारसी सेनानायक हुआ करते थे, जिराक्सस, ठीक है, उनका युद्ध हुआ था लियोनोडास के साथ।
जिनके पास केवल मात्र 300 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। और वहां पर उन्हीं के सेनापति ने क्या है उनके साथ विश्वासघात कर दिया था, जिसके कारण वे शहीद हो गए। तो मात्र 300 सैनिकों के साथ उन्होंने बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा था, जिस वजह से उन्होंने क्या है मेवाड़ के इस हल्दीघाटी युद्ध की उस थर्मोपल्ली के साथ क्या है तुलना की है, इसलिए इनको क्या है ये नाम दिया गया है। ध्यान रख में लेना थोड़ा सा। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध, और बदायूं के अनुसार इसे कौन सा युद्ध बोला जाता है, गोगुंदा के युद्ध बोला जाता है। अब आप युद्ध विशेष के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, थोड़ा सा मोटे तौर पर बता देता हूँ। एक तरफ कौन थी, आपके महाराणा प्रताप की सेना, इनके पास एक थोड़ी सीमित सेना थी। और दूसरी तरफ मैं बात करूं अकबर, क्योंकि केंद्र के ऊपर क्या है उत्तरी पूरे भारत के ऊपर आपके अकबर का शासन था, तो इनके पास निश्चित रूप से बड़ी सेना होनी थी। तो यहाँ पर प्रताप वर्सेस अकबर। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई ये जो युद्ध हुआ इनके अंदर जो आपका इन युद्ध की योजना वगैरह कहां पर बनी थी, तो आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, प्रताप महाराणा प्रताप वर्सेस आपके कौन थे, अकबर। इस युद्ध की योजना बताई जाती है अकबर ने बनाई थी मैगजीन दुर्ग के अंदर, मैगजीन दुर्ग के अंदर। और महाराणा प्रताप यानी इनकी सेना ने जो योजना बनाई कहां पर बनाई, कुंभलगढ़ के अंदर। और आप सभी जानते हो महाराणा प्रताप के टाइम पहले इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, कुंभलगढ़ी राजधानी थी, आप सब जानते हो। दूसरी मैं बात करूं महाराणा प्रताप की जो सेना थी, अब सेना के अंदर भाई सीधी सी बात है दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है हरावल, दूसरा चंद्रावल। हरावल वाला जो भाग होता है वो होता है आगे वाली सेना का भाग, आगे एक छोटी टुकड़ी टुकड़ी लड़ती है जिसे अपने हरावल के नाम से पुकारते हैं, और पीछे की साइड जो टुकड़ी लड़ती है जो एक बड़ी सेना के रूप में लड़ती है उससे बोला जाता है चंद्रावल। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो महाराणा प्रताप की सेना में हरावल और दूसरा चंद्रावल। तो हरावल बाग का जो नेतृत्व करने वाले सेनापति थे वो कौन थे, जो इनके प्रधान सेनापति भी आप इनको बोल सकते थे, हाकिम खा, हाकिम खा सूरी। और चंद्रावल बाग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, आपके राणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील या फिर पूंजिया भील, कुछ भी बोल दो। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि महाराणा प्रताप ने क्या किया था, सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर जो ये भील जनजाति थे इसके ऊपर अपना विश्वास जो है बनाया, और इनको क्या है अपनी सेना के अंदर ऊंचे स्थानों पर क्या है नियुक्त करने का काम किया। इसी वजह से जो मेवाड़ की जनता थी वो महाराणा प्रताप के साथ थी, इनसे क्या है प्रेम करती थी। दूसरी तरफ जो अकबर की सेना थी इसके अंदर भी क्या थे, इसके जो प्रधान सेनापति था वो कौन था, आपका मान सिंह, मान सिंह जी थे। तो हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, वैसे प्रधान सेनापति कौन था इनकी सेना का, कौन थे आपके मान सिंह जी। और दूसरी सेनापति के रूप में थे यहाँ पर, एक तो हो गया आपकी इनके जो राजपूत सेनापति, ठीक है, और दूसरे इनके जो मुस्लिम सेनापति थे वो थे मियत्तर खां, मियत्तर खां, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी क्या है जो हरावल भाग है उसका नेतृत्व कर रहे थे आपके जगन्नाथ कछवाहा। और जो चंद्रावल सेना थी यानी पीछे वाली बड़ी टुकड़ी उसका नेतृत्व किसने किया था, वो किया था मियत्तर खां। और इस मियत्तर खां के बारे में बताया जाता है जब ये युद्ध शुरू होता है तो प्रारंभ में क्या है जो राजपूत योद्धा है वो अकबर की सेना के ऊपर क्या है भारी पड़े थे, उन्होंने अकबर की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन धीरे धीरे बाद के अंदर क्या है जैसे इनको पता चलने लगा जो मुस्लिम सेनापति थी अकबर की सेना थी उनका मनोबल टूटने लगा, तब इस मियत्तर खां इन्होंने क्या किया है एक प्रकार से झूठी खबर फैला दी थी ताकि सेना का क्या है मनोबल बढ़ सके। इन्होंने बताया भी आप युद्ध जो है वो अच्छे से जारी रखो, हमारे पीछे क्या है अकबर एक बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो जिस वजह से क्या है इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ गया था, वरना ये टिक ही नहीं पाते थे। और जितने भी प्रारंभिक इतिहासकार हैं उनके उनके जब आप इतिहास वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये युद्ध एक प्रकार से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से महाराणा प्रताप ने ही जीता था।
ठीक है। हालांकि कुछ इसको अनिर्णायक भी मानते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या है इस हल्दी घाटी के युद्ध विशेष के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब जैसे कहानी वगैरह के ऊपर ना जाकर मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब मैं बात करूं जो आपके महाराणा प्रताप थे, इनसे आप जानते हो इनके घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। इनके हाथी का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये भी हमें क्या है ध्यान में रखने होंगे। महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था उसका नाम था आपका चेतक। और आप देख लो, न केवल महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है बल्कि चेतक की जो समाधि बनी हुई है उसका भी स्थान पूछा जाता है। तो ध्यान में रख लेना, ये जो चेतक है जो कि इस युद्ध के अंदर क्या है घायल हो जाता है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप मान सिंह जी के ऊपर क्या है आक्रमण करते हैं, जो कि हाथी के ऊपर सवार थे, और इनके पास जो हाथी था मान सिंह जी के पास, उसका नाम क्या था ये भी याद रख लेना, मर्दाना। इनके पास कौन सा हाथी था? मर्दाना हाथी था, जिसकी सूंड के ऊपर क्या है खंजर वगैरह लगे हुए थे। ठीक है। तो जैसे ही महाराणा प्रताप ने क्या है किया था, भाले से वार किया था आपके मान सिंह जी के ऊपर, तब क्या है इस मर्दाना हाथी के जो सूंड के ऊपर खंजर लगा हुआ था उससे आपका जो चेतक है वो घायल हो गया था। और वहीं पर महाराणा प्रताप स्वयं भी क्या है थोड़े से घायल हो जाते हैं, जिस वजह से बाद के अंदर क्या है ये चेतक घायल अवस्था में भी क्या है महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर ले जाता है। इसी वजह से क्या है इस चेतक को याद किया जाता है। और इसकी जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है अभी ध्यान रख लेना, बलिच्चा नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है आपका राजसमंद के अंदर। वैसे तो ये आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, एक दो बार थोड़ा सा वीडियो डबल फास्ट करके देख लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है? बलिच्चा नामक स्थान पर। महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो आप मैं बता ही चुका हूँ कहाँ है, बांडोली के अंदर, जो कि केजड़ बांध के ऊपर बनी हुई है, ध्यान रख लेना। और इसके अलावा महाराणा प्रताप की सेना के अंदर जो हाथी थे उनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। कौन थे भी? लूणा और राम प्रसाद। ठीक है। इसके अलावा और भी थे, जैसे आपके अकबर की सेना थी उनके पास गजमुक्ता, गजराज, रणबंदार, इस प्रकार के हाथी हुआ करते थे। लेकिन लूणा और राम प्रसाद का नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये वही राम प्रसाद है जब क्या है अकबर की सेना ने इनको घेर कर क्या है पकड़ लिया था, और इसी राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने क्या रखा था? पीर प्रसाद नाम रखा था, पीर प्रसाद। तो ये था एक प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध, जब यहाँ पर प्रताप घायल हो जाते हैं। जैसे अपने खानवा के युद्ध में सांगा घायल होते हैं तो उनका स्थान कौन धारण करता है? झाला अज्जा। उसी प्रकार से जब इस युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप स्वयं घायल हो जाते हैं और उनका घोड़ा भी घायल हो जाता है, तब ये युद्ध स्थल से बाहर जाते हैं, तो इनका स्थान कौन अर्जित करता है? वो था झाला बिद्दा। ये दोनों प्रश्न थोड़े से महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। महाराणा प्रताप के टाइम हल्दी घाटी के युद्ध में स्थान ग्रहण कौन करता है, यानी इनके युद्ध स्थल से बाहर जाने के बाद इनके जो राज चिन्ह है वो कौन धारण करता है? वो करता है झाला बिद्दा। कहाँ का था ये? सादड़ी का था। ठीक है, ध्यान रख लेना। और सांगा के टाइम कौन था भी? आपके झाला अज्जा। और महाराणा प्रताप के टाइम झाला बिद्दा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके बाद एक प्रकार से देखा जाए काफी ये निर्णायक सा युद्ध था। और इस युद्ध के बाद क्या है अकबर ने अपना पूरा जोर लगाया था, अपने जो मुख्य सेनापति थे मान सिंह जी, आसफ खान, इन सभी को लगा दिया। लेकिन फिर भी इस युद्ध के अंदर क्या है कोई विशेष सफलता इनको हाथ में नहीं लगी। और महाराणा प्रताप ने जो प्रारंभ के अंदर उन्होंने योजना बनाई थी, वे एक प्रकार से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपना रखी थी, भी छिप छिप करके जो छोटी छोटी मुगल टुकड़ियां थी उनके ऊपर आक्रमण करना और मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर क्या है अपना आधिपत्य स्थापित करना। उसके अंदर वो क्या है कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे थे। तो इस प्रकार से इस युद्ध के बाद आपके जो मान सिंह जी हैं और जो आसफ खां हैं, इनको क्या है इनसे अकबर इतने नाराज हो जाते हैं, वे इनका एक प्रकार से अपने दरबार में आना भी क्या है उन्होंने मना कर दिया था। तो ये सभी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में मैं बात करूं, थोड़े टाइम बाद में क्या है यहाँ पर वापिस से क्या है महाराणा प्रताप की जो शासन प्रणाली है या एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। तब क्या करता है अकबर अपने एक और मुख्य सेनापति शाहबाज खां को क्या है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और ये जो शाहबाज खां है ये अकबर की तरफ से मेवाड़ के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है। कब कब? सन ध्यान में रखना है 1577 ईस्वी, फिर करेगा ये 1578 ईस्वी और 1589 ईस्वी।
इसने मेवाड़ के ऊपर यानी अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार आक्रमण किया, लेकिन पहली बार 77 ईस्वी में ये असफल हो जाता है। लेकिन दूसरी बार ये क्या है, इसको थोड़ी सी सफलता मिलती है, और इसने क्या किया था, दूसरे अपने आक्रमण में कुंभलगढ़ दुर्ग को विजित कर लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या है, विजित कर लिया था। हालांकि थोड़े टाइम बाद वापस से क्या है, जो प्रताप की सेना थी उन्होंने इसको यहाँ से इसको छुड़वा लिया। फिर ये 1589 ईस्वी के आसपास फिर से क्या है, आक्रमण करता है, लेकिन इस बार भी क्या है, इसको असफलता हासिल होती है, जिस कारण से ये थोड़े से क्या है, चिढ़ जाते हैं भी। एक तरफ अकबर बार बार इनको प्रताप के विरुद्ध भेज रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, प्रताप जो है अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रकार से अपने अंतिम टाइम के अंदर क्या है, उत्तर की तरफ चले जाते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर मान सिंह जी आए, आसफ खां आ गया, शाहबाज खां आ गए, ये सभी क्या हो गए, असफल हो गए। इसके बाद ये 1580 ईस्वी के आसपास अपने एक और अब नवरत्नों में से एक अब्दुल खाने खाना को यहाँ पर 1580 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। वो यहाँ पर काफ़ी समय तक रुकते भी हैं, उनका परिवार यहाँ पर आया होता है, लेकिन उनको इनका जो इनके महाराणा प्रताप के पुत्र है अमर सिंह जी को पता लग जाता है भी ये कोई शेरपुर नामक गांव के अंदर रुके हैं। इनको वो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के कहने पर इनको सहज सम्मान पूर्वक छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और इनके महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम दूत के रूप में अगर मैं बात करूं, तो वो आया था 1584 ईस्वी के आसपास, थोड़ा सा याद रख लेना। ये आपके जगन्नाथ कछुआ आए थे। तो शाहबाज खां के बाद इनका जो अंतिम अंतिम दूत के रूप में कौन आए थे 1584 ईस्वी के अंदर, वो आए थे आपके जगन्नाथ कछवाहा। क्योंकि इससे पहले 1582 ईस्वी के आसपास जब दिवेर का युद्ध होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, महाराणा प्रताप और इनके पुत्र अमर सिंह जी मिलकर लड़ाई करते हैं, और इस युद्ध के अंदर ये सुल्तान खां को मार देते हैं। दिवेर का युद्ध ये भी नोट कर लो भी, दिवेर। इससे पहले एक और युद्ध होता है दिवेर का 1582 ईस्वी के अंदर। ठीक है। प्रताप वर्सेस आपका कौन था, सुल्तान खां। सुल्तान खां। वैसे ये युद्ध महाराणा प्रताप की गौरव का प्रतीक है, विजय की। ठीक है। और इस युद्ध के अंदर जो बहादुरी से लड़ा था वो थे इनके पुत्र अमर सिंह जी। और बताया जाता है अमर सिंह जी ने इस युद्ध के अंदर अपने भाले से सुल्तान खां के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है। और बहुत ही भयानक आक्रमण किया था। इनको क्या है, अपने भाले से चट्टान के अंदर रोक दिया था घोड़े सहित। और इस युद्ध के अंदर आपके महाराणा प्रताप क्या है, जीत जाते हैं, और अकबर का मनोबल वापिस से टूट जाता है। लेकिन वही बात, वो भी इनसे अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। फिर वो 1584 ईस्वी के आसपास एक बार फिर से जगन्नाथ कछवाहा को वापिस से भेजता है, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल के टाइम तक क्या है, अधीनता इनकी स्वीकार नहीं की। लेकिन धीरे धीरे क्या है, मेवाड़ की जो स्थिति है, इतने युद्ध वगैरह महाराणा प्रताप जी लड़ रहे थे, एक बड़ी सेना थी, उनका भी क्या है, थोड़ा सा शासन व्यवस्था चलाने के लिए धन वगैरह की आवश्यकता थी। तो इनके इस विकट काल के टाइम इनकी जो सहायता करने का काम करता है, वो करते हैं आपके सेठ भामाशाह। कौन करते हैं, सेठ भामाशाह। जब भी अपने महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो इनका नाम अवश्य लिया जाता है। ठीक है। जिन्हें अपने दानी कर्ण के रूप में जानते हैं। कहाँ के थे ये, पाली के निवासी थे भी, पाली के निवासी थे। हालांकि जब भी अपने पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके साथ इनके भाई और भी थे, एक ताराचंद जी। इन्होंने क्या है, विकट टाइम के विकट कालीन समय के अंदर क्या है, कोल्यारी गांव नामक स्थान पर महाराणा प्रताप से मुलाकात की थी, और अपने पास जितना भी धन वगैरह था वो क्या है, महाराणा प्रताप को सौंप दिया था। ठीक है। इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। जैसे राणा हमीर ने वापिस से सिसोदिया वंश की नींव डाली थी, तो उनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ का पुनरुद्धारक। इसी प्रकार से सेठ भामाशाह को क्या बोला जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। और इन्होंने एक बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि जो है महाराणा प्रताप को सौंपी थी, जिससे क्या है, वो आने वाले 2 या ढाई 3 साल तक क्या है, अपनी सेना का अच्छे से क्या है, पालन पोषण वगैरह क्या है, ढंग से कर सकें।
तो महाराणा ये जो सेठ बामस है इनको भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, कुंभलगढ़ क्या है, थोड़ा सा अविचलित स्थिति में था। ये आपके प्रताप जो है बार बार इस तरफ उस तरफ छिप रहे थे, मुगलों की जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो प्रताप को ढूंढ रही थी, आक्रमण कर रही थी। तो इस कारण इन्होंने क्या है 1585 ईस्वी के आसपास क्या है, उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो क्या है चावंड को बना लिया था। चावंड नामक स्थान पर क्या है, यहाँ पर एक चावंड पर उस समय अधिकार था आपके लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति का। ठीक है, यहाँ पर था लूणा चावंडिया, जिसको क्या है महाराणा प्रताप पराजित करके क्या करते हैं, चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बना लेते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कब बनाया था, तो 1585 ईस्वी। और ये भी पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप की कितने समय तक ये राजधानी राज चावंड, तो आप सभी जानते हो 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप की ये कितने वर्षों तक राजधानी रही, 12 वर्षों तक। हालांकि इसके बाद जब इनके बेटे अमर सिंह जी थे तो इन्होंने भी लगभग 16 वर्ष के आसपास ये बताया जाता है चावंड को क्या है अपनी राजधानी बनाए रखा था। तो कुल अगर अपने बात करें तो 28 वर्ष, लेकिन आरपीएससी जो है लगभग 30 वर्ष मानती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो इस प्रकार से ये जो महाराणा प्रताप है इन्होंने अपने अंतिम समय तक, अंतिम समय चावंड के अंदर ये बताया जाता है, एक बार ये केजड़ बांध के आसपास बैठे थे और कोई धनुष की प्रत्यंचा लगने से इनको कोई घाव वगैरह हो गया, और 1519 जनवरी 1597 ईस्वी के दिन इनकी वहां पर क्या है मृत्यु हो जाती है। और भांडोली नामक स्थान जो कि केचड़ केजड़ बांध के ऊपर पड़ता है, वहां पर इनकी क्या है समाधि जो है बनी हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें जो अपने महाराणा प्रताप में से हमें ध्यान में रखनी है। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, किसने क्या बोला है, ये सभी जो मैंने बातें बताई है एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई भी छोड़ने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जब भी अपने महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में केवल एक ही प्रश्न आता है, हल्दी घाटी। लेकिन हमें केवल इतना हल्दी घाटी के ऊपर सीमित नहीं रहना है। जैसे मेवाड़ के अंदर जितने भी अन्य अलग और भी शासक हुए उनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे, उस प्रकार से महाराणा प्रताप के भी दरबारी विद्वान हुआ करते थे। कौन कौन थे, ध्यान में रख लेना। सबसे जो प्रमुख है वो कौन थे आपके, चक्करपाणी मिश्र, और दूसरे आपके जीवधर। इन दोनों का नाम ध्यान में रख लेना। ठीक है, इन जीवधार की इन्होंने अमरसार की रचना की है। और चक्करपाणी मिश्र है, इन्होंने वैसे तो 3-4 किताबें लिखी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो आपको ध्यान में रखनी है, विश्व वल्लभ। ठीक है, विश्व वल्लभ क्यों है, क्योंकि एक बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जा चुका है। हो सकता है आपको चक्करपाणी मिश्र देकर इनकी किताब पूछे, या ये नाम न देकर केवल इतना भी पूछ सकती है भी महाराणा प्रताप से संबंधित पुस्तक कौन सी है। ये बहुत बार अपने क्या थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो विश्व वल्लभ किताब है, इनके जो दरबारी विद्वान हुआ करते थे चक्करपाणी मिश्र, इनके देखरेख में बनी थी। और ये जो किताब है ये पर्यावरण से संबंधित है, और महाराणा प्रताप आप जानते हो प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित किताब है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है भी, तो ये था आज की क्लास के, हमने दो राजा को पूरा कर लिया है। अब एक हमारे महाराणा सांगा और दूसरे महाराणा प्रताप। अगली क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे मेवाड़ के एक और शासक राज सिंह जी, उसके बाद बीकानेर के शासक राय सिंह जी। ये 6 ही महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, प्रश्न जो आपका बनेगा इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्लास को। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।